असली बात मनीष जी आपने कही कि वास्तव में अनुपम खेर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो हर साल 19 जनवरी को वो याद करते हैं ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ। 19 जनवरी 1990 वो तारीख है कि उस दिन उन्होंने खुलकर कत्लेआम मचाना शुरू किया और वो सारे हत्यारे वो आज की तारीख में जिंदा हैं। और अब मोदी सरकार आई है तो थोड़ा उन पर अंकुश लगा है, लेकिन उसका जो मेन जिम्मेदार है वो आज भी सत्ता की मौज ले रहा है। लेकिन उसी के साथ ये जो जिम्मेदार है जिसने एक तरह से आग लगाई थी और उस आग को बढ़ाया तो आग लगाने के बाद लंदन भाग गया था, उस फारूक अब्दुल्ला को जब तक शिक्षकों के पीछे नहीं भेजेगी सरकार तब तक पूरा न्याय नहीं होगा। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज 19 जनवरी है, 19 जनवरी 2025। एक पीढ़ी जो जन्म ली होगी वो प्रौढ़ क्या उसके बच्चे अब जवान हो रहे होंगे। वो पीढ़ी हम लोग हैं। 1990 की वो काली रात, ठंड की रात, वो भी कश्मीर की ठंड की रात। आज अनुपम खेर ने जब वो वीडियो जारी किया तो मुझे लगा, मैंने आपको भेजा और हमें लगा हमें इस पर जरूर आज चर्चा करनी चाहिए। कश्मीर की वो काली रात जब हिंदुओं को कहा गया कि घर छोड़ करके भाग जाओ, अपनी बीबी बच्चों को यहीं छोड़ करके भाग जाओ। इस 34-35 सालों में क्या कुछ बदला? यदि 370 खत्म ना होता तो कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन अनुपम खेर के इस पीड़ा से हम समझेंगे जरा सा कि कश्मीर से आज जो कुंभ में जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ कश्मीर में कैसे है। जरा पहले अनुपम खेर को हम लोग सुन लेते हैं। सर, कश्मीरी पंडितों के घर, खूबसूरत डल झील से बस 4-5 किलोमीटर दूर, केसर की महक से लबरेज बाजारों से पास ही पश्मीना शालों की दुकान के पीछे छुपे हुए पुराने शहर की तंग गलियों में, झेलम नदी के बूढ़े गले किनारों पर याद और याददाश्त की तारों में उलझे हुए अधछली चिताओं जैसे घर जो पोस्ट कार्ड ही फिल्मों में दिखते हैं। और ये भी तो कश्मीर ही है ना। खिड़कियों के टूटे हुए चुभते शीशे पुश्तैनी छतों से रिश्ते हुए, पानी की छींटों से नम बूढ़ी यादें आंगन पर कब्जा किए हुए, दीमक लगे मौसम, खुद से टकराती हुई धूप ऐसे गुजरती है यहाँ से जैसे रातों के सन्नाटे को चीर मौत सूंघ कर निकली हो। कभी गुजरना कश्मीरी पंडितों के महलों से भी कोई बिलखती हुई कहानी पैर पकड़ लेगी। यतीम खाने में फंसे हुए बच्चे की तरह जिसे न कोई अपनाता है न ही इंसाफ दिलाता है, न कोई अपनाता है न इंसाफ दिलाता है। कश्मीरी पंडितों के घर। ऐसा लगता है कि अनुपम खेर के अलावा कोई इस चीज को याद नहीं करता, या फिर जब हमने वीडियो देखा मुझे लगा आज इस पे चर्चा करने की जरूरत है। सबसे असली बात मनीष जी आपने कही कि वास्तव में अनुपम खेर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो हर साल 19 जनवरी को वो याद करते हैं ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ। और वो 19 जनवरी 1990 को इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे खास बात यह है मनीष जी कि ये इसलिए याद करना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान को क्यों याद करना चाहिए। ये केवल एक कश्मीर छोटी सी, अगर आप हिंदुस्तान की बात करिए तो एक छोटा सा हिस्सा है भारत का, कश्मीर घाटी, उसके अंदर ये सब कुछ हुआ था। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक है, वो इसलिए याद करना चाहिए। पहले दर्शक इस बात को समझ लें कि जो कश्मीरी पंडित वहां से हटाए गए थे, भगाए गए थे, तो वो कोई सामान्य घटना नहीं थी मनीष जी। वहां से वो कश्मीरी पंडित हटाए गए, भगाए गए, जिनका 5000 साल का इतिहास है। कश्मीरी पंडितों का दस्तावेजी इतिहास है। 5000 साल से वो वहां शासन कर रहे थे। और इसके अलावा 5000 साल का मतलब उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति का दस्तावेजी इतिहास है। और 1000 साल पहले तक वो वहां के शासक थे। यानी राज तरंगिणी जब लिखी गई
तो उस समय कश्मीर में शासन था कश्मीरी पंडितों का, तो 5,000 साल की सभ्यता संस्कृति की विरासत और 4,000 साल का शासन, और उसके बाद ये जिहादी जब आए तो किस तरह से पहले उनका शासन छीना, 1,000 साल तक वो गुलाम रहे, और उसके बाद उनकी गुलामी भी उनको बर्दाश्त नहीं, उनको उनकी सभ्यता संस्कृति का जो परंपरा का वो पालन कर रहे थे वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो 19 जनवरी 1990 वो तारीख है कि उस दिन उन्होंने खुलकर कत्लेआम मचाना शुरू किया। और जो दस्तावेजी, जो सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि 357 लोगों को कत्ल किया गया, मतलब जो जो बकायदे जिनकी FIR दर्ज हुई या जो रिकॉर्ड हुए, और हजारों की संख्या में बलात्कार किए, कितनी महिलाओं को गायब कर दिया, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। 357 तो जो सरकार अपने दस्तावेज देती, किस तरह से देती सब समझते होंगे, तो उसको तो नकार ही नहीं सकते। तो 350 लोगों का कत्ल, और उसके बाद हजारों संख्या में बलात्कार, और 5 लाख लोगों का पलायन, सीधे सीधे उनको उनके घरों से उजाड़ दिया गया, जो 5,000 साल की विरासत थी। तो ये इस गलत फहमी में रहना, इन जिहादियों से जब झगड़ा हो, जिहादियों से जब सामना हो, तो ये सोचिए कि हमारा बड़ा लंबा इतिहास है, तो उस इतिहास का ये कतई कोई सम्मान नहीं करते और किस तरह से नोच लेते हैं। और जो सबसे गंभीर बात है, देखिए, मैं उन घटनाक्रमों की बात तो बहुत होती है, हमेशा होती है, उसको पिक्चरें भी बन चुकी, कि ये खास बात क्या है इसके अंदर, कि सबसे खास बात यह है कि उस कत्ले आम के जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने 19 जनवरी 1990 को जिन्होंने कत्लेआम किया, खुलेआम लोगों को मारा, और समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां की दिग्गज हस्तियों को नहीं मारा। उन्होंने न्यायाधीशों को कत्ल किया, उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों का कत्ल किया, उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसरों का कत्ल किया, सरकारी संस्थानों में काम करने वाले GM रैंक के अधिकारियों का कत्ल किया, और सरेआम सार्वजनिक रूप से खुलेआम किया, कोई ढक छुप कर चुपचाप नहीं किया। और वो सारे हत्यारे वो आज की तारीख में जिंदा हैं, और अब मोदी सरकार आई है तो थोड़ा उन पर अंकुश लगा है, लेकिन उसका जो मेन जिम्मेदार है वो आज भी सत्ता की मौज ले रहा है। ये एक दुर्भाग्य है इस देश का। जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो कौन सी डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी? 19 जनवरी 1990 का जो कत्लेआम हुआ, उसमें यासीन मलिक और दुनिया भर के जो आतंकवादियों के नाम आते हैं, वो तो हथियार थे जो कत्लेआम कर रहे थे, सड़क पर उतर कर लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे, सड़क पर उतर कर महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, और सड़क पर उतर कर उनको घरों से उजाड़ कर भगा रहे थे अपने घरों से। लेकिन जिस आदमी ने इसका बीज बोया था, जिसने इसकी नींव डाली थी, वो आदमी तो आज भी सत्ता की मौज ले रहा है। तो कैसा क्या कहूं इसका, ये इंसाफ नहीं हो रहा। उसका नाम है फारूक अब्दुल्ला, वो कश्मीर का मुख्यमंत्री था। और सबसे खास बात मनीष जी, वो बड़ा सफाई में कहता है कि 19 जनवरी को तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा नहीं दे दिया था, उसने 19 जनवरी से ठीक पहले इस्तीफा दिया था, जब वो पूरा प्रबंध वो कर चुका था कि ये करना है, और उसको मालूम था कि अब जो होने जा रहा है उसका कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। और इस्तीफा देने के बाद वो गया कहाँ था? इस्तीफा देने के बाद वो कश्मीर छोड़कर लंदन चला गया था। लंदन में अय्याशी कर रहा था, जिस समय कश्मीरी पंडित काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, अपने घरों से खदेड़े जा रहे थे। उस समय अब्दुल्ला लंदन की रंगीनियों में खोया हुआ था। तो जब तक उस आदमी को दंड नहीं मिलेगा, तब तक इंसाफ नहीं होगा कश्मीरी पंडितों के साथ। उनको वापस आना तो अलग बात है कि वो वापस कैसे आएंगे मनीष जी? जो आदमी उनकी हत्या का, उनके बलात्कारों का, उनको उजाड़ने का जिम्मेदार है, वो आदमी कश्मीर की सत्ता में बैठा है। तो केंद्र सरकार चाहे जितनी बातें करती रहे, चाहे जितने वादे करते रहे, उनका कोई मतलब नहीं है। जो बड़ी कड़वी बात मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ कर लीजिए, उनका कोई मतलब नहीं है जब तक वो हत्यारा वहां पे बैठा हुआ है। और दुर्भाग्य से 2014 तक तो वो जो जिम्मेदार था वो तो बैठा ही हुआ था। उसके साथ ही साथ जो जमीन पर उतर कर जिन्होंने ये सब काम अंजाम दिया था, खुलेआम किया था, वो यासीन मलिक ऐसे लोग, उनको भी भारत के प्रधानमंत्री अपने आवास पे बुलाकर उनका सम्मान कर रहा था, उनको भोजन करा रहा था, उनकी दावत करा रहा था। मनमोहन सिंह जो मर गया अभी, तो उसके बाद कश्मीरी पंडितों को कोई न्याय मिलेगा इसकी उम्मीद करना मूर्खों के स्वर्ग में रहना है, कोई सवाल ही नहीं। इसका न्याय तो तब होगा कि आधा न्याय तो कर दिया योगी प्रधानमंत्री मोदी ने कि यासीन मलिक या बिट्टा कराटे, जो आदमी लगातार टेलीविजनों पर आकर ये जो छोटे छोटे यूट्यूब वाले हैं, जब शुरुआत हुआ या अलग अलग जो वीडियो मैगजीन तब बनती थी, उनमें आकर वो खुलेआम कहता था, कभी कहता था मैंने 40 कश्मीरी पंडितों को मारा, कभी कहता था मैंने 24 कश्मीरी पंडितों को मारा,
और वो आदमी खुलेआम घूम रहा था, राजा की तरह रह रहा था 2014 तक। तो उसके बाद कश्मीरी पंडितों को कौन सा न्याय दे रही थी कांग्रेस या जो और सरकारें थी, उनको न्याय नहीं मिला। अब ये उनको क्योंकि बंद किया गया है, उनको सजा होगी, फांसी होगी, क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन उसी के साथ ये जो जिम्मेदार है, जिसने एक तरह से आग लगाई थी और उस आग को बढ़ाया था, आग लगाने के बाद लंदन भाग गया था, उस फारूक अब्दुल्ला को जब तक शिक्षों के पीछे नहीं भेजेगी सरकार, तब तक पूरा न्याय नहीं होगा। पूरा न्याय नहीं होगा। इसीलिए जब याद दिलाते हैं फारूक अब्दुल्ला के अनुपम खेर, तो लगता है कि आज भी इसलिए कि भूलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कश्मीर को आप कुंभ से जोड़ रहे हैं, ये हिंदू द्रोह का एक आधार बनाने की साजिश है। हाँ, ये कांग्रेस का चरित्र, ये सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है और कोई नहीं है। कि ये जब हुआ तब भी कांग्रेस का था। और वो टेक्निकली अगर आप तकनीकी रूप से बात करिए तो 19 जनवरी 1990 को जब यहाँ पे नंगनाच हुआ कश्मीर के अंदर, तो उस समय राजीव गांधी अपना इस्तीफा देके चला गया था और फारूक अब्दुल्ला अपना इस्तीफा देके चला गया था। तो कायदे से दोनों आदमी सत्ता में नहीं थे। तो वहां जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वीपी सिंह को बता दें। मैं वीपी सिंह को इसका जिम्मेदार कतई नहीं मानता हूँ। वीपी सिंह एक लंगड़ी लूली बीमार सरकार का एक तरह से प्रधानमंत्री था वो, और वो अपना उल्लू सीधा करने में लगा था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसको जो जो कर सकता था वो काम उसने किया था कि उसने जगमोहन को वहां पर फिर पुनः बनाकर राज्यपाल भेजा था। लेकिन उनके भी हाथ पांव बांधे गए थे। जगमोहन ने बड़ी मोटी किताब लिखी कश्मीर के नाम से, द फ्रोजन टर्बुलेंस, तो वो उसको पढ़ लें दर्शक, हिंदी में भी कश्मीर के नाम से है। तो उसमें एक एक घटना का बड़ा विस्तार से वर्णन उन्होंने किया है कि कैसे कश्मीर को आग लगाई गई और कैसे कश्मीरी पंडितों को खत्म किया गया। तो वो उसके लिए मैं वीपी सिंह को मैं कतई जिम्मेदार नहीं मानता हूं। ये सारा पूरा जो आजकल कहता है ना, वो अधेड़ घूम रहा है कि केरोसिन भी रखा हुआ है, माचिस की तीली भी रखी हुई है, खाली जला के फेंकने की देर है। तो वो काम उसका बाप भी करके गया था। उसने केरोसिन का ड्रम भी रख दिए थे, माचिस की तीली भी रख दी थी, केवल जला के फेंकने की जरूरत थी, जो जाते जाते फारूक अब्दुल्ला जलाकर फेंक गया था। एक उदाहरण दिए देता हूं मनी जी, किस तरह से लोग सरेंडर करते थे, कि किस कीमत पर कांग्रेस वहां पैरों में लेटी हुई थी। कि 88 की बात है, वहां पर मोहम्मद शफी भट्ट नाम का एक आदमी था और हाई कोर्ट के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति लगनी थी, महात्मा गांधी की इंदिरा गांधी की मूर्ति लगनी थी। और उसने कहा कि कश्मीर जो है एक मुस्लिम स्टेट है, यहाँ पे किसी का बुत नहीं लगेगा। और सोच लीजिए उस मूर्ति का उद्घाटन राजीव गांधी को करना था। कांग्रेस सरेंडर कर गई, 405 सांसदों वाली सरकार वो चरणों में लौट गई। और ये आपको बता दूं कि उस समय कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार चल रही थी। कोई ऐसा नहीं कि फारूक अब्दुल्ला की अलग सरकार चल रही थी। लेकिन वो मूर्ति नहीं लगी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती मनीष जी, कि दर्शकों को और मतलब सोच लीजिए कि गिर जाने की, देश हित को किनारे रख देने की या हिंदू हित को किनारे रख देने की, उससे ज्यादा शर्मनाक घटना इसके आगे की है कि जिस वकील ने उस मूर्ति को नहीं लगने दिया, वो कार्यक्रम स्थगित हो गया, मूर्ति नहीं लग पाई। उस वकील को 1989 में, यानी साल भर बाद ही, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का सांसद का टिकट दिया गया। और टिकट दिया गया वो भी कांग्रेस के गठबंधन में दिया गया। तो जो आदमी इंदिरा गांधी की मूर्ति नहीं लगने दे रहा था, उस आदमी को अपने गठबंधन का सांसद बनाया कांग्रेस ने। तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और ये सारा मैंने कहा ना, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किस तरह से हुआ है, ये सब कुछ आपको जगमोहन की किताब में मिलेगा। और मैं एक तरह से रिकमेंड करूंगा, मैं कभी करता नहीं हूँ, कि अगर हिंदुस्तानी आप हैं और आपको हिंदुस्तान से प्रेम और हिंदुस्तान के साथ कैसे छल हुआ था या कैसे छल हो सकता है, इसको अगर समझना है और सावधान होना है, तो उसके लिए जगमोहन की किताब कश्मीर जो है वो गीता है हर भारतीय के लिए। उसको जरूर पढ़ना चाहिए। जब आपको लेके रखिए, जब आपको फुर्सत मिले तब पढ़िए। लेकिन उससे आपको कश्मीर, जितना है कश्मीर में बयानबाजी होती है, भाषणबाजी होती है, ये सब कूड़े का ढेर है। असली जो सच है, और वो सच जो है बड़ा जहरीला सच है। इसीलिए ये लोग आज तक, जगमोहन को तो मर भी गए हो, लेकिन वो आज तक इनको बर्दाश्त नहीं होते। तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू हित सबसे ज्यादा था, कि हिंदू द्रोह। जो अभी मनीष जी ने पूछा कुंभ, तो अब आता हूं कुंभ के ऊपर।